फेसबुक लाइव में आप लोगों का स्वागत है। आज जर्मन के प्रसिद्ध लेखक, नाट्यकार, विचारक और प्रोटेस्ट के नायक बर्टोल्ट ब्रेख्त का जन्मदिन है और इस जन्मदिन के मौके पर हमने बर्टोल्ट ब्रेख्त के विचारों पर केंद्रित एक सीरीज शुरू करने का निर्णय लिया है। ये उसका पहले एपिसोड है। आज जो हमने विषय चुना है उसमें पहला जो थीम है उसमें शीर्षक है विश्व दृष्टिकोण किसे चाहिए, और जो दूसरी थीम है जो कि इसमें है वह फासिज्म के नारे। और ये सिलसिला अभी जब तक हमारी इच्छा होगी हम चलाएंगे अभी थोड़ा सा, क्योंकि इटली में फासिज्म के खिलाफ लड़ाई में ब्रेख्त की बहुत बड़ी भूमिका थी। हिटलर के खिलाफ में ब्रेख्त ने बहुत शानदार लेखन किया। ब्रेख्त के लेखन से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। भारत में एक परंपरा रही है कि बर्टोल्ट ब्रेख्त के नाटक खूब खेले गए और खासतौर पर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ने ब्रेख्त के अनेक नाटक खेले हैं। लेकिन वे नाटक खेलते समय नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ने जो उनकी स्क्रिप्ट के साथ में जो किया वो ये कि ब्रेख्त के नाटक के अंदर जो राजनीति होती थी वो राजनीति को निकाल दिया और नाटक को रहने दिया। जबकि सच्चाई है कि ब्रेख्त पर कोई भी बात राजनीतिक संदर्भ के बिना संभव नहीं है। सब अच्छी तरह से जानते हैं। मैं ब्रेख्त की जीवनी के बारे में नहीं जानना चाहता, वो इंटरनेट पर विकिपीडिया में बहुत अच्छे ढंग से लिखी हुई है, अवेलेबल है। मैं उसके डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। मैं सिर्फ उन्हीं बातों की चर्चा करूंगा जो कि आपको सहज भाव से उपलब्ध नहीं है। और मैंने जानबूझ के आज जो विषय चुना है विश्व दृष्टिकोण का सवाल और फासिज्म के नारे, ये उनके असल में दो निबंध हैं। उन्होंने एक निबंध लिखा था विश्व दृष्टिकोण किसे चाहिए, और ये निबंध उन्होंने 1929 में लिखा था। और इस निबंध पर अप्रत्यक्ष तौर पर मार्टिन हाइडेगर के जो विचार थे, खासतौर पर बीइंग एंड इन द वर्ल्ड में जो व्यक्त विचार थे उनका असर है। और ये जो बीइंग इन द वर्ल्ड जो चीज निबंध है वो असल में उनकी बीइंग एंड टाइम जो 1927 में जो पुस्तक छपी थी उसमें वो चीज अवेलेबल है। ये निबंध लिखते समय, विश्व दृष्टिकोण का निबंध लिखते समय मार्टिन हाइडेगर के विचारों के अलावा ब्रेख्त के ऊपर जिस व्यक्ति के दृष्टिकोण का असर था और जिस व्यक्ति के साथ में वो संवाद कर रहे थे वो थे मैक्स प्लैंक। क्वांटम थ्योरी के जनक के तौर पर उनको जाना जाता है। तो मैक्स प्लैंक के विचारों पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने इस सवाल को अपनी एक छोटी सी टिप्पणी में उठाया था कि विश्व दृष्टिकोण किसको चाहिए। हम जो तमाम लोग हैं जो लिखते हैं, पढ़ते हैं, सामान्य नागरिक की तरह रहते हैं, हम सब लोग अपने दृष्टिकोण की तो बात करते हैं, लेकिन विश्व दृष्टिकोण की बात नहीं करते। विश्व दृष्टिकोण की बात आमतौर पर वही लोग करते हैं जिनके ऊपर मार्क्सवाद का असर है या जो मार्क्सवाद को मानते हैं। और भी लोग हैं जिन्होंने विश्व दृष्टिकोण की चर्चा मार्क्स के अलावा उठाई है, लेकिन विश्व दृष्टिकोण यानी दुनिया को देखने का नजरिया,
जब भी कोई चीज देखी जाए तो वो विश्व फलक को दिमाग में रख के, केंद्र में रख के देखी जाए। हमारे यहाँ ऐसे लोग हैं, और साहित्य तो भरा पड़ा है, मेरा दृष्टिकोण, मेरा दृष्टिकोण, मेरा मानना, मेरा मानना, इससे साहित्य भरा पड़ा है। और ये लोग हैं जो कि ये कहते हैं कि विश्व दृष्टिकोण की कोई जरूरत नहीं है। और जो लोग विश्व दृष्टिकोण की सबसे ज्यादा मुखालफत करते हैं उनमें हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि पुरानी मध्यकालीन परंपरा का इस्तेमाल करते हैं। पुरानी मध्यकालीन परंपरा के जो दार्शनिक हैं उनके विचारों का इस्तेमाल करते हैं। पश्चिम में इस तरह के विश्व दृष्टिकोण को अस्वीकार करने वाले लोग प्लेटो, अरस्तु, इन तमाम लोगों के दृष्टिकोण का इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा जो लोग विश्व दृष्टिकोण को नहीं मानते वे लोग और तो और आर्थिक कारणों का इस्तेमाल करते हैं किसी भी चीज को व्याख्यायित करने के लिए। तो ब्रेख्त कहते हैं कि आर्थिक कारण जो है वो एक तरह से कंटेंट का काम करते हैं, लेकिन ये विश्व दृष्टिकोण का विकल्प नहीं हो सकते। जो लोग आर्थिक कारणों को, मतलब महंगाई क्यों है तो इसके आर्थिक कारणों की खोज बताते हैं, समाज में हिंसा क्यों है इसके आर्थिक कारणों को खोजते हैं वो लोग, उसके राजनीतिक कारणों को खोजते हैं। ब्रेख्त कहते हैं कि इस तरह की चीज है, समाज में व्याप्त गंभीर असंतोष, यानी जो आर्थिक कारणों की खोज करते हैं या आर्थिक कारणों पर रोशनी डालते हैं, यह इस बात का संकेत है कि समाज में गंभीर असंतोष है जिसे कि वो व्यक्त कर रहे हैं। और अफसोस की बात है कि जो लोग गंभीर असंतोष व्यक्त करते हैं वही विश्व दृष्टिकोण को अनटचेबल भाव से देखते हैं। ब्रेख्त ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि आर्थिक कारणों को आप वैकल्पिक आर्थिक कारणों के जरिए नहीं बदल सकते। आप मनमोहन सिंह की आर्थिक नीति को नरेंद्र मोदी की आर्थिक नीति के जरिए नहीं बदल सकते, या मनमोहन सिंह और मोदी की आर्थिक नीति को आप किसी लेफ्ट फ्रंट की आर्थिक नीति के जरिए नहीं बदल सकते। आर्थिक कारणों को आर्थिक कारकों के जरिए नहीं बदला जा सकता, बल्कि इसके लिए विश्व दृष्टिकोण होना चाहिए। बिना विश्व दृष्टिकोण के आप चीजें बदल नहीं सकते। जो लोग आर्थिक कारणों पर जोर देते हैं, हमारे नरेंद्र मोदी तो एक क्लासिक केस है आर्थिक कारणों पर जोर देने में, उसके पहले कांग्रेस भी यही काम करती थी। तो जो आर्थिक कारणों पर जोर देते हैं वे, या उनसे जुड़े हुए लोग जो बुद्धिजीवी हैं, वे व्यवस्था और उसकी महानता को अस्वीकार कर रहे होते हैं। कैपिटलिज्म है और कैपिटलिज्म की अपनी एक स्ट्रेंथ है, उसकी अपनी शक्ति है। मैं चाहूं या ना चाहूं, लेकिन कैपिटलिज्म तो है। तो कायदे से बात करते समय हमें, जो बुद्धिजीवी बात करते हैं, जो आर्थिक कारणों पर जोर देते हैं, आर्थिक कारणों की चर्चा करते हैं, और नरेंद्र मोदी के तो भाषणों में अब आर्थिक कारक इतना ज्यादा आने लगा है कि उसको बताना ही मुश्किल है। वो उज्ज्वला गैस से लेके और वो किसानों के लिए वो हर चौथे महीने क्या पैसा भेजते हैं, वो ये तमाम बहुत सारी चीजें आने लगी हैं। मैं चर्चा इसकी बाद में करूंगा। मैं आर्थिक कारकों के जरिए आप वो आर्थिक स्थिति को बदल नहीं सकते।
और जो लोग आर्थिक कारकों को तर्क के तौर पर इस्तेमाल करते हैं वे एसेंशियली आइडियाज या विचारों को अस्वीकार करते हैं, विचारों के खिलाफ में वो मुहिम चलाते हैं, उन्हें आइडियाज पसंद नहीं है। एक वह वर्ग भी है जो कि इंटरवीन करता है, हस्तक्षेप करते हैं। ऐसे जो हस्तक्षेप करने वाले लोग हैं वो राइट में भी और लेफ्ट में भी हैं। तो उन हस्तक्षेप करने वालों से पूछा जाना चाहिए कि वे हस्तक्षेप किसके लिए करते हैं और हस्तक्षेप क्यों करते हैं। खासतौर पर आर्थिक मामलों में जब वे हस्तक्षेप करते हैं तो वे हस्तक्षेप क्यों करते हैं। नरेंद्र मोदी ने किया ना, आर्थिक हस्तक्षेप किया, हिंदुस्तान की पूरी इकोनॉमी कोलैप्स कर गई। बहुत ही सदुद्देश्य उद्देश्य रहे होंगे नरेंद्र मोदी के देश के विकास के। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का उद्देश्य था और उसके नाते उन्होंने आर्थिक हस्तक्षेप किया और पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था को रसातल में पहुंचा दिया। आर्थिक हस्तक्षेप विदाउट आइडियाज, विचारों के बिना, विश्व दृष्टिकोण के बिना कभी भी महान हस्तक्षेप साबित नहीं हुआ। इसी तरह व्रेख्त ने रेखांकित किया है कि अगर हम विचारों को गंभीर प्रभावों से वंचित रखते हैं, अब आप बताइए मुझे, समाजवाद के विचार पर या प्रगतिशील विचारों पर, जनवाद के विचार पर गरीबी का असर होगा कि नहीं होगा? डेफिनेटली होगा। लेकिन होता क्या है? होता यह है कि हम गंभीर विचारों पर, जो गंभीर चीजों के जो प्रभाव है, उनकी हम अनदेखी करते हैं। और जब हम विचारों पर, गंभीर चीजों के प्रभाव की अनदेखी करते हैं तो एक तरह से पराजित भावबोध की सृष्टि करते हैं। यदि हम चाहते हैं कि विचारों का असर हो, मसलन नरेंद्र मोदी अगर चाहते हैं कि उनके विचारों का असर हो, तो नरेंद्र मोदी को आर्थिक कारकों के परे जाके किसी आइडियाज पर केंद्रित होकर या किसी और नेता को आर्थिक कारकों से परे जाके किसी विचार और विश्व दृष्टिकोण पर केंद्रित होकर अपनी बात रखनी चाहिए, वो प्रभावशाली होगी। लेकिन नरेंद्र मोदी को तो डे टू डे इश्यूज से बताने से फुर्सत नहीं है, तो देश की इकोनॉमी खड़ी कैसे हो? और नरेंद्र मोदी का जो लोग प्रत्युत्तर तैयार कर रहे हैं, आर्थिक हस्तक्षेप तैयार कर रहे हैं, उनकी भी स्थिति यही है कि वे आर्थिक हस्तक्षेप के नाम पर आर्थिक कारणों को बता रहे हैं कि इन आर्थिक कारणों से तबाही मची है। इससे आप तबाही से देश को निकाल नहीं सकते। देश को तबाही से निकालने के लिए, समाज को विध्वंस से निकालने के लिए या प्रगति विरोधी परिवेश से निकालने के लिए जरूरत है कि लोगों के अंदर विचारों की मांग पैदा की जाए। जैसे आप शर्ट की डिमांड पैदा करते हैं, आप तमाम किस्म की कमोडिटीज की डिमांड पैदा करते हैं, उसी तरह से विचारों की मांग पैदा की जाए। लेकिन इधर तो हम देख रहे हैं कि हमारे देश में विचारों के खिलाफ एक आंधी चली हुई है। हर तरह के विचार को अस्वीकार करो। मुझे लोकतंत्र चाहिए तो मुझे लोकतंत्र के अधिक से अधिक विचार चाहिए। मुझे धर्मनिरपेक्षता चाहिए तो धर्मनिरपेक्षता के अधिक से अधिक विचार चाहिए। मुझे हिंदू राष्ट्र चाहिए तो हिंदू राष्ट्र के अधिक से अधिक विचार चाहिए। लेकिन विचार तो है नहीं।
हिंदू राष्ट्र का प्रोपेगेंडा तो है, लेकिन हिंदू राष्ट्र के विचार नहीं है। तो जब तक आप विचारों की अधिक से अधिक मांग पैदा नहीं करते, और खासतौर पर उन विचारों की मांग पैदा नहीं करते जिन विचारों के जरिए समाज को परिवर्तित किया जा सकता है, विकसित किया जा सकता है, तो आप जो परिवर्तन के विचार हैं उन विचारों को तो आप एक सिरे से फूटी आंख देखना पसंद नहीं करते। और कोशिश क्या हो रही है? कोशिश ये हो रही है कि लोग अधिक से अधिक विचारों को त्याग दें, लोगों को अधिक से अधिक विचारहीन बनाया जाए। और विचारहीन व्यक्ति कैसा होता है? विचारहीन व्यक्ति पशु के समान होता है, क्योंकि मनुष्य में और पशु में इसी बात पर तो अंतर है। बाकी तो सारी क्रियाएं मनुष्य की पशु जैसी हैं। पशु के पास विचार नहीं होते, और विचार नहीं होते इसलिए पशु अपनी कंडीशन को बदल नहीं पाता, और वो सारी जिंदगी जनरेशन दर जनरेशन वो पशु रहता है। मनुष्य अपने को इसलिए बदल पाया, विकसित कर पाया, आज इस अवस्था तक पिछले 3000 साल के विकास क्रम में पहुंच पाया, क्योंकि उसके पास विचार थे। विचार ही एकमात्र ऐसा तत्व है जो पशु से मनुष्य को अलग करता है। लेकिन अब जो लोग विचारहीनता की मुहिम चलाए हुए हैं, विचारों के खिलाफ मुहिम चलाए हुए, लोकतंत्र का विचार हो चाहे धर्मनिरपेक्षता का विचार हो, इन तमाम किस्म के विचारों के खिलाफ जो मुहिम चलाए हुए हैं, वे लोग असल में पशु समाज का निर्माण करना चाहते हैं, और इससे असभ्यता का विकास होगा। मसलन ब्रेक ने एक बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण दिया। ब्रेक ने कहा है कि क्या कोई ऐसी पेंटिंग स्वीकार की जा सकती है जिसमें कोई विचार न हो? पेंटिंग की महत्ता तभी है जबकि उसके साथ में कोई विचार हो। विचारहीन पेंटिंग सिर्फ पेंटिंग है, उसका कोई असर नहीं होगा। यदि हम चाहते हैं कि देश में लोकतंत्र हो, लोग स्वतंत्र रूप से सोचें, तो यह जरूरी है कि लोगों को मुक्त भाव से सोचने की और मुक्त भाव से विभिन्न किस्म के विचारों के संप्रसार की और उत्पादन की अनुमति होनी चाहिए। लेकिन वास्तविकता क्या है? वास्तविकता है जो हमारी इकोनॉमी है, जिसमें कि देश चल रहा है, हमारी जो ब्रेक कहते हैं कि अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी समाज में अर्थव्यवस्था आए दिन विचारों को कुचलती रहती है, और वह व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से सोचने ही नहीं देती। ब्रिक्स कहते हैं कि जब तक विचार अर्थव्यवस्था से मुक्त होकर हम बात करते हैं ना, तो कहते हैं नव्य आर्थिक उदारवाद आया, तो नव्य आर्थिक उदारवाद के ये विचार आए। तो आपने क्या किया? नव्य आर्थिक उदारवाद के साथ में विचार को नत्थी करके पेश किया। जब आप कहते हैं कि नेहरू के ये विचार थे, तो नेहरू के आर्थिक दृष्टिकोण के साथ में उनके विचारों को नत्थी करके पेश करते हैं। जब आप आरएसएस के ये विचार हैं, तो आरएसएस की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज है उनके साथ में उनके विचार को नत्थी करके पेश करते हैं। तो विचारों को अगर अर्थव्यवस्था के या आर्थिक दृष्टिकोण के साथ में नत्थी करके जब पेश किया जाएगा, तो विचार का वर्चस्व नहीं होगा, अर्थव्यवस्था का या आर्थिक दृष्टिकोण का वर्चस्व होगा। यानी हमको धीरे धीरे अर्थव्यवस्था पर निर्भर बना दिया गया है, हम विचारों पर निर्भर नहीं है। जबकि वास्तविकता यह है कि अर्थव्यवस्था जिन चीजों से बनती है उनमें विचार प्रमुख होते हैं। अर्थव्यवस्था विचारों पर निर्भर है, लेकिन हमारे जेहन में यह उतार दिया गया है कि हम अर्थव्यवस्था पर निर्भर है और हमारे विचार अर्थव्यवस्था से संचालित है।
एक अन्य चीज और इंपॉर्टेंट चीज, वो ये कि विचार का पहला क्षेत्र जहां उसका इस्तेमाल होता है वह है नॉलेज का क्षेत्र, ज्ञान का क्षेत्र। वे अधिकांश लोग जो हस्तक्षेप करना चाहते हैं या हस्तक्षेप करते रहते हैं, तो वे ये सोचते ही नहीं है कि हस्तक्षेप के लिए विचार को ज्ञान के क्षेत्र में ले जाना बेहद जरूरी है। विचार जब तक ज्ञान के क्षेत्र में संचरित नहीं होगा, ज्ञान के क्षेत्र में दाखिल नहीं होगा, तब तक वह ताकत अर्जित नहीं करेगा, उसके पास में कोई ताकत नहीं होगी। ऐसी स्थिति में जो हस्तक्षेपकारी, जो इंटरवेंशन करते हैं लोग, उनके विचारों की कोई दीर्घकालिक लाभ उनसे समाज को नहीं मिलता। और ये जो हस्तक्षेप करने वाले लोग हैं, जिनकी के ब्रेक ने अपने तरीके से आलोचना की, वो कहते हैं कि ये हस्तक्षेप करने वाले लोग ये अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप ही नहीं करते, ये विचारों की दुनिया में भी हस्तक्षेप करते हैं, और ये साथ साथ आपके जीवन में भी हस्तक्षेप करते हैं। ब्रेक ने एक और पहलू की तरफ ध्यान खींचा जो कि बहुत जरूरी है। वो कहते हैं कि जो कांट थे दार्शनिक, उन्होंने भौतिकवादी दृष्टिकोण के जरिए बुर्जुआ विज्ञान में हस्तक्षेप किया, और जब उन्होंने बुर्जुआ विज्ञान में हस्तक्षेप किया तो इसकी सबसे ज्यादा जरूरत बुर्जुआ विज्ञान को थी। लेकिन जब उन्होंने बुर्जुआ विज्ञान में हस्तक्षेप किया तो उन्होंने अपने विश्व दृष्टिकोण को सुरक्षित रखा। उन्होंने विश्व दृष्टिकोण का कांट ने त्याग नहीं किया। उन्होंने ज्ञान को आस्था से पृथक किया, उन्होंने विज्ञान को भी आस्था से पृथक किया। लेकिन ऐसे नेचुरलिस्ट थे, एक प्रकृति विज्ञानी थे, जो के हस्तक्षेप के जरिए उन्होंने पूरे के पूरे समाज शास्त्र को ध्वस्त कर दिया और पूरी की पूरी बुर्जुआ विश्व दृष्टिकोण को नष्ट कर दिया। और यह काम उन्होंने सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों ही स्तरों पर किया। इन दिनों एक चीज देखी गई है कि जो बुर्जुआजी है, उस बुर्जुआजी की यथार्थ पर पकड़ ढीली हुई है। और जब बुर्जुआजी की यथार्थ पर पकड़ ढीली होती है तो यह बुर्जुआजी के लिए बुरी बात है। यह बात भारत के लिए जितनी सच है, उतनी ही सच 1930 में जर्मनी के लिए भी सच थी। बुर्जुआजी नए तरीके से हिंदुस्तान को जानने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो इसमें पूरी तरह फेल है। उसे हिंदुस्तान समझ में नहीं आ रहा। आज स्थिति क्या है? यानी ये जो बुर्जुआजी की जो असफलता है कि वह यथार्थ को सही ढंग से समग्रता में देख नहीं पा रहा है, समझ नहीं पा रहा है, उसका एक लक्षण यह है कि ये जो बुर्जुआजी के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं तो आज यह है कि प्रत्येक व्यक्ति भारत की महानता के गुण गा रहा है। भारत महान, भारत महान, भारत विश्व गुरु। और भारत की महानता का जिक्र करते हुए ये लोग ये भूल ही जाते हैं कि भारत का एक यथार्थ है जो कि अत्यंत गरीबी और असमानता से भरा हुआ है और भेदों से भरा हुआ है।
उसका भारत की विज्ञान की उपलब्धियों से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। तो एक तरफ हमारे यहाँ जो सामाजिक जीवन है वो इस तरह का सामाजिक जीवन है जहां के आपको विज्ञान के दूर दूर तक दर्शन नहीं होंगे, आप सिर्फ चले जाइए गांव में। और दूसरी तरफ हमारे यहां बिल्कुल परमाणु बम बनाया है हम लोगों ने। तो विज्ञान के क्षेत्र में जो हमने विकास किया उसमें जो पैसा, अब इस बार के बजट में तो और भी पैसा ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं मोदी जी। जितना गरीबी उन्मूलन के लिए इन्वेस्ट नहीं कर रहे उतना विज्ञान के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, रक्षा के उपकरणों के निर्माण पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। ब्रेक ने एक महत्वपूर्ण बात कही और यह बात कह के ये विश्व दृष्टिकोण वाला पहलू मैं यहां रोकूंगा। उन्होंने कहा कि विश्व दृष्टिकोण हमेशा किसी न किसी हाइपोथेसिस पर या पूर्व धारणा पर आधारित होता है। हाइपोथेसिस के बिना विश्व दृष्टिकोण विकसित नहीं होता। अगर हाइपोथेसिस के बिना विश्व दृष्टिकोण को विकसित करने की कोशिश की जाएगी तो वह पूरी की पूरी प्रक्रिया को ही नष्ट कर देगा। और हाइपोथेसिस के आधार पर दृष्टिकोण पैदा करने की क्षमता बुर्जुआजी में नहीं है। हाइपोथेसिस के आधार पर विश्व दृष्टिकोण विकसित करने की क्षमता अगर किसी में है तो वो मजदूर वर्ग में है, सर्वहारा में है। और सर्वहारा में एक क्षमता भी है कि वह जो हाइपोथेसिस बनाता है उसे लागू भी करता है या लागू कर सकता है। आप किसी मजदूर को बुलाइए और कहीं घर बनवाना है, ये घर तोड़ना है बनवाना है, बताओ कैसे बनाओगे। तो तत्काल आपके सामने एक पूर्व धारणा में वो पूरा का पूरा घर निर्मित करके रख देगा और फिर वो लगातार उसी के आधार पर काम करता चला जाएगा। एकमात्र वर्ग है जिसके अंदर ये क्षमता है कि वह हाइपोथेसिस के आधार पर सोचता है और उसे व्यवहार में लागू करने की क्षमता भी रखता है। और इसी अर्थ में आज के दौर में, पूंजीवादी दौर में, मजदूर वर्ग की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। और हाइपोथेसिस के आधार पर चूंकि मजदूर सोचता है तो उससे प्रभावित होकर बुर्जुआजी भी सोचता है। बुर्जुआजी ने पहले कभी हाइपोथेसिस के आधार पर सोचना शुरू नहीं किया। सबसे पहले मजदूरों ने सोचना शुरू किया, वे पूर्व धारणा के आधार पर उन्होंने सबसे पहले मानव इतिहास में सबसे पहले उन्होंने सोचा झोपड़ी कैसे बनेगी। यह कभी किसी इंजीनियर ने, किसी पूंजीपति ने नहीं सोचा था। खेत कैसे बनेंगे और कैसे खेती होगी, इसकी पूर्व धारणा सबसे पहले मजदूरों के अंदर आई। ब्रेक सही कहते हैं कि हाइपोथेसिस पर सही ढंग से काम करने की क्षमता अगर किसी वर्ग में है तो वो एकमात्र मजदूर वर्ग में है। अब एक दूसरी चीज जिस पर के हम लोगों ने बातचीत करने का निर्णय लिया था वो है ये जो फासिज्म के नारे। उन दिनों हिटलर के बड़े फेमस नारे चल रहे थे, जैसे अभी चला है ना, सबका साथ सबका विकास। और सबका साथ सबका विकास में नरेंद्र मोदी का कल तक का जो भाषण है, वो भाषण टिपिकल नकल है जो पैटर्न हिटलर ने कैंपेन के लिए चुना था उसका। ब्रेख्ट ने 1934 में फासिस्ट स्लोगन के नाम से ही एक निबंध लिखा था। और ये जो निबंध लिखा, इस निबंध में असल में ये निबंध लिखा था उन्होंने फासिस्ट लैंग्वेज की इंसाइक्लोपीडिया के लिए। और इस
में उन्होंने जो फासिज्म है उसे एक तरह से, उसके साथ जो लोग जुड़े हुए थे उसे क्लासलेस समुदाय के तौर पर देखा था, नाजियों को। एक बहुत फेमस उक्ति जिसका कि वे आरंभ में ही जिक्र करते हैं, जो कि आज भी नरेंद्र मोदी अपने प्रत्येक भाषण में, पार्लियामेंट से लेके राजनीतिक मंचों तक, आर्थिक तौर पर उन्होंने क्या 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 किया है जनता के लिए, इसका बार बार वो उल्लेख करते हैं। ब्रेक ने किसी के विचार को उद्धृत करते हुए लिखा है कि आर्थिक चिंतन समस्त राष्ट्रीय आदर्शवाद की मौत है। इसका क्या अर्थ है, इसे खोजा जाना चाहिए। आज स्थिति है कि किसी भी किस्म का आदर्शवाद अब जीवन में शेष नहीं रहा है। अब एक ही चीज शेष रह गई है, आर्थिक लाभ क्या मिल रहे हैं। और ये जो आदर्शवाद की बातें हो रही हैं, इनका प्राचीन कालीन, मध्यकालीन जो विचार हैं, दार्शनिक स्कूल हैं, उनसे कोई संबंध नहीं है। क्योंकि प्राचीन कालीन और मध्यकालीन जो विचार हैं, जिन्हें कि नई शिक्षा नीति में पढ़ाए जाने की हिमायत की गई है, जिनका बार बार राम जी की कृपा से मंचों से उल्लेख किया जाता रहा है, उन विचारों के जरिए आप आधुनिक समाज को न तो बदल सकते हैं और न समझ सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो आदर्शवाद है, ये जो खास तरह का आइडियलिज्म है, जो कि मैंने पिछली बातचीत में कहा था कि नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से विष्णु पुराण में भारत की खोज की, एक भाववादी की तरह, यह एक तरह से आदर्शवाद का या भाववाद का भ्रष्टतम रूप है। और इस आदर्शवाद के भ्रष्टतम रूपों का बुर्जुआजी और पेटी बुर्जुआजी, यानी पूंजीपति और मध्य वर्ग के लोग जम के इस्तेमाल करते हैं और कर रहे हैं। और जब आदर्शवाद की बातें की जाए, आदर्शवाद की बातें नरेंद्र मोदी बहुत करते हैं, मुझे परिवारवाद से लड़ना है, मुझे गुंडों से लड़ना है, मुझे माफिया से लड़ना है, मुझे तमाम किस्म के उनके लंबी लिस्ट है, जो आप उनके अखबारों में छपे वो भाषण है जो आजकल में छपे हैं। कल का इंटरव्यू अवेलेबल है 70 मिनट का। ये तमाम किस्म की आदर्शवादी बातें नरेंद्र मोदी से पूछा जाना चाहिए, भारतीय जनता के आर्थिक स्वार्थ क्या है, भारतीय जनता के भौतिक स्वार्थ किसमें है। नरेंद्र मोदी जब तमाम किस्म की स्कीम गिनाते हैं ना, कि मैं 10 किलो राशन दे रहा हूं, किसानों को हर चौथे महीने पैसे भेज रहा हूं 2000 रुपए, और भी स्कीम शुरू की जा रही हैं, तो वो नरेंद्र मोदी एक मैसेज देते हैं जिसका कि हर फासिस्ट ने इस्तेमाल किया है। ब्रेक्ट उसकी तरफ ध्यान खींचते हैं हिटलर के जरिए। वो ये कि ये जो भौतिक स्वार्थों का प्रोपेगेंडा, ये असल में सत्ता के मातहत बनाने में मदद करता है। नरेंद्र मोदी का जो सबसे शानदार नारा है वो क्या है? सबका साथ, सबका विकास। और ये सबका साथ, सबका विकास, इसे वे सिर्फ आध्यात्मिक दृष्टिकोण से समझाते हैं। और ये इस रूप में पेश किया जाता है कि यह बहुत ही उच्च कोटि का विचार है। और एक उच्च कोटि के नेता ने
पेश किया है। और उच्च कोटि के जिस नेता ने पेश किया है उसके कुछ आदर्शवाद है, कुछ आइडियलिज्म भी है। तो एक साधारण आदमी को किसका अनुकरण करना चाहिए? उच्च कोटि के विचार और उच्च कोटि के नेता का। क्योंकि उच्च कोटि का विचार, जैसा कि फासिस्ट मानते रहे हैं, वो सिर्फ राष्ट्रीय नेता में होता है, वो साधारण लोगों में नहीं होता। और ये जो राष्ट्रीय नेता हैं, ये अपने सुख दुख की चिंता किए बिना पूरे देश के बारे में सोचते हैं। ये ऐसा नेता है, फासिस्ट नेता, हिटलर की तरफ इशारा कर रहे हैं ब्रेख्त। हिटलर बार बार कहता था कि वह एक ही चीज है जिसके प्रति वफादार है, वह है राष्ट्र। हिटलर सिर्फ राष्ट्र के प्रति वफादार था, जनता के प्रति वफादार नहीं था, किसानों और मजदूरों के प्रति वफादार नहीं था। और असली वफादार कौन? असली वफादार वो जो वफादारी से भी परे जाके मालिक की सेवा करे। यह फासिज्म की आइडियोलॉजी। मसलन आप जाइए, आप बाजार जाइए, अभी आप बाजार जाइए, किसी भी दुकानदार से पूछिए कि पिछले 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में नरेंद्र मोदी के आने के बाद में तुम्हारे बिजनेस का नुकसान हुआ या फायदा हुआ? तो दुकानदार कहेगा मेरा बड़ा नुकसान हुआ, मैं आर्थिक तौर पर तबाह हो गया। इसके बावजूद जब आप पूछेंगे कि वोट किसे दोगे, तो वो कहेगा कि मैं मोदी को वोट दूंगा। क्यों वोट दूंगा? क्योंकि मोदी राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं। एक फैक्ट्री मालिक जिसकी फैक्ट्री बंद हो चुकी है, जो इकोनॉमिकली एकदम तबाह हो चुका है, वह भी मोदी भक्ति में आकंठ डूबा हुआ है। और वो कह रहा है कि मोदी के लिए वो इसलिए उसका अनुकरण कर रहे हैं क्योंकि मोदी राष्ट्र के प्रति वफादार है और वे राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं। अनेक सेना के भूतपूर्व जनरल हैं जो सारे नियम कायदे तोड़ के खुल्लम खुल्ला रिएक्शनरी राजनीति कर रहे हैं। जो दुकानदार है, वो दुकानदार भी जानते हैं कि ये जो ग्राहक मेरे पास खरीदने आया, ये अपने बैंक से पैसे निकाल के लाया, इसके पास पैसे नहीं है ज्यादा। और जो ग्राहक दुकानदार से माल खरीद रहा है, तो दुकानदार क्या समझ रहा है? वो नेशनल इकोनॉमी में अपना योगदान दे रहा है और वो राष्ट्र की सेवा कर रहा है। वो ये सोच ही नहीं रहा है कि उस आदमी की बैंक से धीरे 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 उसकी जमा पूंजी जा रही है। जो नए किस्म का जो फासिज्म का जो परवेश और विचारधारा विकसित की गई है, वो ये कि जो राष्ट्रीय नेता ने उच्च विचार दिए और ये कहा कि वो राष्ट्र के लिए काम कर रहा है, तो तुम अब सिर्फ ये सोचो कि तुम भी राष्ट्र के लिए काम करोगे। राष्ट्र के लिए काम करने का मतलब है तुम कुर्बानी करोगे, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, पारिवारिक कुर्बानी करोगे। और यही लाइन थी जिसकी लाइन पर हिटलर ने पूरे जर्मनी को फासिज्म की आग में झोंक दिया। यही लाइन थी जिसके सबका साथ सबका विकास की नारे ने पूरे हिंदुस्तान की इकोनॉमी को विध्वंस की आग में झोंक दिया और हिंदुस्तान की एक बड़ी जनसंख्या को पामाली के दरवाजे पर पहुंचा दिया। ब्रेख्त कहते हैं कि ये जो आर्थिक चिंतन है जिसका कि मोदी बार बार जिक्र करते हैं, 70 साल में जो कांग्रेस ने नहीं किया वो मैंने 5 साल में किया।
क्या किया, वो लिस्ट गिनाते हैं अपनी, क्या क्या दिया उन्होंने, कैसे कनेक्शंस दिए, क्या क्या दिया, क्या क्या उपलब्धियां उनकी आर्थिक मदद की। ब्रेथ कहते हैं कि ये जो आर्थिक चिंतन सभी किस्म के राष्ट्रीय आदर्शों की मौत की सूचना है। अब लोगों में किसी किस्म के आइडियलिज्म को लेकर बात नहीं होती। इसका अर्थ यह भी है कि अब जो हमारे यहां लोकतंत्र को लेकर भी जो बातचीत है ना, जो सो कॉल्ड नरेंद्र मोदी करते हैं उनका लोकतंत्र आदर्श नहीं है, क्योंकि वे लोकतंत्र के बारे में भौतिक तौर पर सोचते ही नहीं है। लोकतंत्र का एक भौतिक आधार है, लोकतंत्र का एक भौतिक लक्ष्य है, लेकिन नरेंद्र मोदी के लिए लोकतंत्र सिर्फ एक आइडिया है, विचार है, सिर्फ स्लोगन है। और वो स्लोगन भी किसके लिए? सबका साथ सबका विकास के मातहत। जाहिर है कि जब आप लोकतंत्र को उसके भौतिक आधार से, उसकी भौतिक भूमिका से वंचित कर देंगे तो समाज में समानता नहीं पैदा होगी, समाज में असमानता पैदा होगी, समाज में गरीबी पैदा होगी, समाज में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन पैदा होगा, समाज में व्यक्ति की आजादी पर हमले होंगे। और जब आप लोकतंत्र को भौतिक भूमिका से वंचित कर देंगे और भौतिक भूमिका को माइनस कर देंगे लोकतंत्र की, तो जाहिर है कि जो राष्ट्र है और राष्ट्र के नाम पर नेशनल है या राष्ट्रीय है, ये सारे के सारे सिर्फ शब्द भर रह जाएंगे। इसका अर्थ यह है कि आप एक तरफ आदर्शों की, जिन आदर्शों को स्वाधीनता आंदोलन के दौरान पैदा किया गया, उन आदर्शों को आप नष्ट कर रहे हैं। उन आदर्शों को की कुर्बानी देने के लिए जनता को तैयार कर रहे हैं। जनता से कहा जा रहा है जय श्री राम बोलो, धर्मनिरपेक्षता को अस्वीकार करो। लोकतंत्र बोलो, लेकिन संविधान में जो लिखा हुआ है, संविधान का जो रास्ता, उसे मत मानो। तो जब आप भौतिक सरोकारों को, लोकतंत्र के भौतिक सरोकारों को, भौतिक भूमिका को जब आप नष्ट कर देंगे, तो आप सिर्फ लोगों से सैक्रिफाइस की डिमांड करेंगे, और लोग सैक्रिफाइस दे रहे हैं। लोग लगातार कुर्बानी दे रहे हैं अपनी। एक और चीज है जो कि सबका साथ सबका विकास नारे में है। नरेंद्र मोदी ने बहुत चालाकी से साझा हितों को निजी हितों के ऊपर स्थापित कर दिया है। और साझा हित का मतलब राष्ट्र के हित, और राष्ट्र के हित माने कारपोरेट घरानों के हित। लोगों के निजी स्वार्थ, लोगों की निजी जिंदगी, वो एकदम पामाली के ढेर पर पहुंचा दी गई है। यही वजह है कि पिछले 7 साल में, जब से सबका साथ सबका विकास का नारा आया है, लोगों के निजी अधिकारों पर, आर्थिक अधिकारों पर, सांस्कृतिक अधिकारों पर सबसे अधिक हमले हुए हैं। और एक और भी चीज, पैरेलल राम तो सबके हैं, जैसे साझा विकास सबका है। सबके राम के नाम पर आपने इस्लाम, ईसाइयत और दूसरे धर्मों के प्रति विद्वेष भावना पैदा की। ये जो सबके राम, सबका साझा विकास, ये जो पदबंध है, ये पदबंध अपने आप में खोखले पदबंध है। और ये निजी हितों, निजी अधिकारों और निजता के सवालों का अतिक्रमण करते हैं। पैटर्न एक ही है,
यही पैटर्न हिटलर के यहां था, यही पैटर्न मोदी के यहां है। फर्क सिर्फ इतना है कि मोदी हिटलर नहीं है, मोदी नरेंद्र मोदी है। हिटलर हिटलर था। नरेंद्र मोदी की इतनी क्षमता नहीं है कि वो अपनी देश की जनता को युद्ध की आग में झोंक दे, दूसरे देशों पर हमले करके कब्जे कर ले। नरेंद्र मोदी की इतनी औकात नहीं है, लेकिन हिटलर ने किया। आखिरी चीज वो यह कि साझा हित यानी सबका साथ सबका विकास के नाम पर नरेंद्र मोदी समाज में व्याप्त जो व्यापक अंतर विरोध हैं, आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक अंतर विरोध है, उन सब पर पर्दा डालना चाहते हैं। समाज में कोई भी चर्चा सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक अंतर विरोधों को फर्श के नीचे खिसका के नहीं हो सकती। सबका साथ सबका विकास का नारा समाज के जो अंतर विरोध है, उन अंतर विरोधों को छिपाने की साजिश का हिस्सा है, जिसके जरिए मीडिया में, आम डिस्कशन में, सार्वजनिक बहस के दौरान लोग अब सामाजिक अंतर विरोधों की चर्चा न करें। साझा सबका साथ का मतलब यह है नरेंद्र मोदी का साथ। सबका विकास यह है कि नरेंद्र मोदी का विकास। सबका साथ सबका विकास का मतलब यह है एकमात्र भारतीय जनता पार्टी का विकास। यही तो चीज थी जिसको हिटलर ने पैदा किया था। भारत की राष्ट्रीय आमदनी गिरी है, जीडीपी गिर के नीचे चली गई है, -27%। लेकिन भाजपा की आमदनी जम करके हिंदुस्तान में चंदा सबसे ज्यादा 85% से ऊपर चंदा अगर किसी एक पार्टी को मिलता है तो वह भाजपा। राष्ट्रीय आय में गिरावट के साथ बीजेपी के आय में गिरावट नहीं आई है। ठीक यही तो हाल हिटलर का था। हिटलर को लोगों ने लाखों मार्क चंदा दिया। नरेंद्र मोदी को पीएम जो केयर फंड है उसमें 10,000 करोड़ से अधिक का चंदा दिया। और बीजेपी को तो हर साल कॉर्पोरेट हाउस, निजी क्षेत्र, तमाम लोग बेशुमार चंदा दे रहे हैं। टैक्स वसूली में गिरावट आई है, जीएसटी की वसूली में गिरावट आई है, लेकिन भाजपा की इनकम में गिरावट नहीं आई है। बीजेपी के पीएम नरेंद्र मोदी के पीएम केयर फंड में धन जमा करने में गिरावट नहीं आई, क्योंकि वो प्राइवेट फंड है। राम मंदिर के लिए जो फंड बनाया गया उसमें गिरावट नहीं आई। इनकम टैक्स से लेके, बिक्री कर से लेके, जीएसटी से लेके हर क्षेत्र में गिरावट आई, यहां तक कि आपकी जीडीपी में भी गिरावट आई। और तो और प्रत्येक आदमी की आमदनी में गिरावट आई, लेकिन बीजेपी की आमदनी में कोई गिरावट नहीं आई। बर्टोल्ड ब्रेख्ट कहते हैं कि जो फासिस्ट नारे देते हैं, जो कि लाइन मैंने शुरू में कोट की थी, मैं उसे रिपीट करना चाहता हूं। वे बार बार अपने आर्थिक चिंतन और आर्थिक जो योजनाएं, जिन्हें वो स्कीम जिनको प्रचारित करते हैं, उनके जरिए वे असल में सभी किस्म के आदर्शों और आदर्शवाद की हत्या करते हैं। और यही काम सबका साथ सबका विकास के नारे के तहत नरेंद्र मोदी ने किया। ब्रेख्ट पर, उनके नजरिए पर, जो कि उन्होंने फासिज्म के स्लोगन की व्याख्या के तहत जो बात कही थी, उसके जरिए ही मैंने सिर्फ नरेंद्र मोदी के इस नारे की व्याख्या की है। वो उनकी रचनाओं में उपलब्ध है, आप लोग पढ़ सकते हैं। फिलहाल ब्रेक पर इतना ही। अगले एपिसोड में फासिज्म संबंधी ब्रेख्ट के दूसरे विचारों के साथ हम कल फिर मिलेंगे। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।